नैनचैंग बैंक्वेट एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जी याओ होती है, उसके पास एक जिजेरा होता है। वो उसे समझा रहा होता है कि तुम पागल हो क्या, आज हम मरते मरते बचे, तुम्हें अपनी सच्चाई बतानी चाहिए थी ना, तुम्हें बतानी चाहिए थी कि तुम जियो कियांग हो। तुम्हें पता है इतने समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और इतने समय से तुम कहाँ गए थे, पहले तुम्हारी जाँच हो चुकी है और मैं ही तुम्हें महल में लाया था। वो कहती है अच्छा, तो पहले मेरे शरीर की जाँच हो चुकी है तो अब मेरे शारीरिक जाँच दोबारा नहीं होगी। तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल। लियू इदाओ कहता है कि तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें महल में लाया था। तो यहाँ पे जियो कियांग कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है, सच बताओ तो मेरा याददाश्त खो गया था, इसीलिए मैं कुछ बता भी नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन अब तुम मेरे भाई हो, अब तुम मेरे कियांग भाई हो, तो अब तुम्हें डट के रहना होगा। वैसे भी महाराज भी तुम्हारे समर्थन में है तो तुम्हें डरने की क्या ही बात है, तुम्हें अब सब कुछ संभाल के करना होगा। तुम याद रखना, तुम जियो कियांग हो, तुम मेरे कियांग भाई हो। तो आज से हम जियाओ को जियो कियांग ही कहेंगे। तो जियो कियांग हो तो तुम अपने ये बात कभी मत भूलना। और अब तो तुम्हारा महाराज भी समर्थन कर रहे हैं, तो महाराज के साथ भी रहे, उन्होंने तुम्हें अच्छा दोस्त बना लिया, तो अब तो तुम हमेशा से आगे बढ़ते रहोगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, तुम्हें तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। तो यहाँ पे जियो कियांग कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही, आप सही कह रहे हो। उसके बाद से जमाई लेने लगती है। तो यहाँ पे लियू इदाओ कहता है कि अब तुम मुझे लियू इदाओ कहना, मैं तुम्हारा भाई हूँ लियू इदाओ, अब तुम जाकर आराम करो, सो जाओ, मैं चलता हूँ यहाँ से। लियू इदाओ ने लेटाकर मतलब सोने के लिए कह के चला जाता है। जियो कियांग को देखते हैं जो कि अपने बेड पे बैठती है और सोचती है कि आज तो मैं कमांडर यान के हाथों मार ही गई थी और उस गार्ड का धन्यवाद जिसने मेरी जांच की। हम देखते हैं कि इसको कमरे में ले जाकर उसने जांच कहाँ की थी, बस वहाँ पे खड़ा हुआ, फिर बाहर चलाया, कहता है चलो। वो सोचती है कि आखिर उसने मेरी मदद की क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसके बाद से कहती है कि मुझे क्या ही सोचना, मुझे तो अभी आराम करना चाहिए। और जिस सिलसिले ने जियो कियांग की शारीरिक जांच की थी वो जाता है, एक नकाबपोश लड़की से मिलता है और कहता है कि मैं अपने जो कार्य कहा था मैंने कर दिया। तो वो उसे अच्छा खासा इनाम देती है और कहती है कि लो अब आपको अच्छा खासा इनाम मिलता रहेगा, बस मेरा बात मानते हैं। आगे हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज अपना फैसला करने के लिए बैठे होते हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे होते हैं कि जनरल गुओ की जगह कौन ले सकता है। यहाँ पे कोई गुओ जेन, कोई कुछ, कोई हे वही, बहुत सारे नाम ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं लॉर्ड जियो से, लॉर्ड जियो आप बताइए क्या चाहते हैं। तो लॉर्ड जियो कहते हैं कि महाराज जनरल गुओ की जगह लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है, जो कि बहुत ही ज्यादा हष्ट-पुष्ट और मतलब हाँ हर तरीके से अव्वल नंबर का हो। तो वो बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे कमांडर यान का नाम सुझाया जाए। सभी लोग कहते हैं कि कमांडर यान, और सीन यहाँ से कट होता है। आगे हम देखते हैं दूसरे सीन में हम कमांडर यान को देखते हैं जो बाहर खड़े होते हैं। तो वहाँ पे एक हिजड़ा आके बताता है कि महाराज सारे मंत्रीगण इस बात के विरुद्ध में है, केवल लॉर्ड जैन है जो कि आपका साथ दे रहे हैं। लॉर्ड जैन जो है वो आपके ऊपर वोट कर रहे हैं कि आपको उनका जगह संभालना चाहिए। कमांडर यान का सैनिक आकर बताता है कि महाराज सांगवान मिल गया है और आपको लियोजी बुला रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि वैसे कमांडर यान की आप किसी सोच में है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि आज महाराज दरबार में मुझे सैन्य शक्ति देने का बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है लॉर्ड जियो को छोड़कर बाकी सारे मंत्री इस विरुद्ध चले गए, जिसके बाद से वो याद करते हैं और बताते हैं मेरे माता पिता समेत पूरे परिवार को गलत फैसले के द्वारा जान से मार दिया गया था। मतलब ये महाराज ड्यूक के आदेश के अनुसार उनके माता पिता और पूरे परिवार को गलत आदेश के अनुसार सबका खात्मा कर दिया गया था। जिसके बाद से कमांडर यान कहते हैं कि अब क्योंकि सांगवान हमें मिल चुका है तो हम जल्दी ही पूरी सच्चाई का पता लगा लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। आगे हमें ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन दिखाया जाता है जो कि महाराज के लिए परोसा जाता है। हम देखते हैं कि सारा खाना देखकर जियो कियांग के मुंह में तो पानी आ जाता है। महाराज कहते हैं जियो कियांग तो अपना मुंह फेर लेती है। तो वो कहते हैं क्या तुम भी खाओगे। तो वो कहती है कि हाँ। तो महाराज कहते हैं ठीक है आओ मेरे पास बैठो। लेकिन जो महाराज के पास उनका मेन हिजड़ा होता है, मतलब जो यूंच होता है, वो कहता है नहीं महाराज जी आपके साथ बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि अरे आप लोग भी बैठ सकते हैं, आओ बैठो तुम लोग बैठ सकते हो। तो वो लोग कहता है नहीं महाराज हम लोग की हिम्मत कैसे हुई। तो वो महाराज कहते हैं कि जियो कियांग क्या तुम्हारी हिम्मत हो सकती है यहाँ बैठने की। तो वो कहता है कि महाराज का सब तो आदेश के समान है ना, तो मैं तो बैठ ही सकता हूँ। उसके बाद से जाके बैठ जाती है और महाराज के साथ खाने लगती है। जब वो खाती है तो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। महाराज कहते हैं क्या सच में। तो वो भी खाते हैं, कहते हैं कि हाँ सच में। मतलब दोनों लोग साथ में खाते हैं, दोनों लोग का ऐसा लग रहा होता है जैसे खाने का कंपटीशन लगा होता है, जल्दी मतलब जल्दी दोनों लोग खाते हैं। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं रोज ये खाना खाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आज तुम मेरे साथ खाना खा रहे हो मुझे ये खाना सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, तो तुम रोज मेरे साथ खाना खाने के लिए आ जाना। तो यहाँ पे जियो कियांग कहती है महाराज मुझे आपसे एक बात करनी है। तो महाराज कहते हैं हाँ बहुत दिन हो गए मुझसे किसी
ने कोई बात नहीं पूछा, बताओ ना क्या पूछना चाहते हो। तो वो कहती है कि महाराज मैं ना महल छोड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो हिजड़ा होता है वह कहता है हाँ ऐसा लगता है जैसे उनके पास बहुत बड़ा महल है। वो कहती है महाराज इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे खाना पीना रहना सब कुछ सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मुझे रहना चाहिए। उसके मुँह पे चावल का दाना लगा होता है। तो महाराज उस दाने को हटा देते हैं, कहते हैं कि देखो जब तक तुम महल में हो ना तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना तो तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होगा। जियो कियांग जी कहती है लेकिन महाराज मुझे डर लगा रहता है कि कभी कभी कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं दबोची जाऊं और जान से मारी जाऊंगी। महाराज कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आगे हम सांगवान जी को देखते हैं जिसको कैद किया गया रहता है। तो उसके सामने आता है एक आदमी जिसे देखकर उसे पुरानी यादें आती है और वो कहता है कि तुम तो ड्यूक के अधीन में काम कर रहे थे, जो सैनिक वही हो ना सेनापति। तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ और मैं आज भी जीवित हूँ। जिसके बाद से यहाँ पे आते हैं यांग, मतलब यांग कमांडर को देखकर वो आदमी बोलता है कि नमस्कार मास्टर, मतलब यंग मास्टर। जिसके बाद से वो कहता है मतलब सांगवान जी की अच्छा तो तुम यान हो ना, तुम यहाँ पे क्यों आए। वो बोलता है कि अब मुझे सच सच बता दो कि गुओ जंग को मारने में किसका हाथ है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच में कुछ नहीं जानता। वो कहते हैं यान कमांडर कि तुम्हें पता है कि एक इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, मतलब कितनी पसलियाँ होती हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हर एक पसलियों को तोड़ सकता हूँ एक एक करके और फिर एक एक करके सभी पसलियों को जोड़ सकता हूँ। जिसके बाद से वो उसे प्रताड़ित करने लगता है, कहता है कि आप सच्चाई बता दो। यान कमांडर उसका पसलियाँ तोड़ता है, कहता है कि सच्चाई बता दो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा तुमने अगर सच नहीं बताया तो। यहाँ पे सांगवान जी डर जाता है, कहता है कि ठीक है मैं सच्चाई बताता हूँ। वो बताता है कि मैं बताता हूँ गुओ जन के पास एक जेट की अंगूठी और हम देखते हैं कि वो दिखाता है जेट की अंगूठी और कहता है कि जेट की अंगूठी के वजह से मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। जिसके बाद से वो याद करते हैं, मतलब मिस्टर यान कमांडर याद करते हैं कि कैसे उस लड़की ने गुओ जन को मारा होगा और उसके हाथ से वो जेट छीन के ले गया होगा। जिसके बाद से उन्हें ऐसा मतलब उन्हें समझ में आ जाता है कि जब उसने उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो जेट अंगूठी लेके चला गया था, मतलब जेट अंगूठी जो है वो हत्यारे के पास ही होगा। जिसके बाद से वो दौड़ते हुए महल की तरफ आते हैं। हम जियो कियांग जी को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर यान यानी कमांडर यान उनके उस पर तलवार तान के बोलते हैं कि बताओ वो जेट की अंगूठी कहाँ है। वो कहती है कौन सी जेट की अंगूठी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो कमांडर यान, मैं सच में कह रहा हूँ मैं किसी जेट की अंगूठी को नहीं जानता। तो वो कहता है तो फिर तुम मुझे मारने के लिए क्यों आए थे और उसे मतलब मिस्टर जन को क्यों मारा। तो वो कहती है कि मैं सच में बता रही हूँ मैं नहीं जानती। जिसके बाद से वो कहते हैं सच बताओ। तो वो एक पूरा सच्चाई घूम जाता है, मतलब सारी उसके सामने वो घटनाएं घटने लगती है, मतलब वो सारा कुछ याद करती है। जिसके बाद से हमें पता चलता है कि ये सारी सच्चाई जो है ना वो मिस्टर यान कमांडर को बता देती है और कहती है कि कमांडर यान क्या आपको विश्वास हुआ, मैं सच में भूल गया हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ कहाँ से आता। वो अपना सर दिखाते हुए बताती है। यहाँ पे डॉक्टर होते हैं और जांच करके बताते हैं कि देखो सच में इसके सर में सूजन है, इसका मतलब यह इसे भूलने की बीमारी हो गई है। तो वो मतलब वो कहती है कि देखो मैंने झूठ नहीं बोला था कमांडर यान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ और क्या नाम है मेरा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है अगर तुम भूल गए हो ना तो एक काम करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि बताओ ये कैसे ठीक होगी, क्या ये ठीक हो सकता है। तो वो कहता है डॉक्टर कि अगर ठीक होना होगा तो ये 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा और अगर वैसे नहीं है तो फिर सालों भी लग सकते हैं, दशकों भी लग सकते हैं। तो वो मुस्कुराती कहती है कमांडर यान अब तो मैंने सच्चाई बता दी, अब तो चलो मुझे जाने दो, अब हम ईमानदार रहेंगे साथ में, ठीक है मैं कोई गलती नहीं करूंगा। कमांडर यान कहते हैं ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाने में मदद करता हूँ। अगला सीन होता है जहाँ पे इसे एक पहिए में बांध दिया जाता है और ग्राउंड राउंड घुमाया जाता है। मतलब ये जियो कियांग जी की यादाश्त वापस लाने के लिए सारा खेल रचा गया था। डॉक्टर कहते हैं कि जब ये राउंड राउंड घूमेगी इसका खून का जो वो है बढ़ेगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि इस पे एक्यूपेंचर थेरेपी भी अपनाई जाती है। जब डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अभी मैं एक एक्यूपेंचर थेरेपी करता हूँ, इनकी यादाश्त वापस आ जाएगी। जब एक बड़ा सा सुई लेकर आते हैं उनमें लगाने के लिए तो यहाँ पे जियो कियांग जी जोर से चिल्लाती है, कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। जिसके बाद से कमांडर यान पूछते हैं कि हाँ बताओ अब क्या याद आया तुम्हें। वो कहती है माफ़ करना मुझे कुछ भी याद नहीं आया, मैं तो बस डर के मारे बोल गई क्योंकि मुझे ये सब नहीं करवाना है कमांडर यान, मैं सच में कह रहा हूँ मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं गले पे तलवार रख देते हैं, कहते हैं कि अब सच बताओ, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो कहती है कि कमांडर यान चाहे आप मुझे जान से मार दो लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कमांडर यान कहते हैं कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम्हें पता है तुम मेरे ही साथी हो। वो कहती है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम मेरे ही साथी हो, हम दोनों एक गुट में मिलकर काम कर रहे थे क्योंकि तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हें बाहर जाके काम करने के लिए कह रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर जियो का वो जेड वाला अंगूठी लेकर आओ लेकिन तुम वहाँ पे फंस गए, तुम्हें चोट लग गई और तुम गलती से महल में वापस आ गए। देखो तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पे आए थे। वो कहती है क्या सच में, इसका मतलब हम दोनों एक ही गुट में काम करते हैं। तो कमांडर यान कहते हैं हाँ तुम मेरा विश्वास करो और मुझे नहीं पता था कि तुम यादाश्त खो चुके हो और जियो कियांग जी तुमने बहुत कुछ सहा है, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा ख्याल करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं सम्राट से बात करूंगा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम यहाँ मेरे पास रहोगे और मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। वो कहती है कि कमांडर यान मैंने अपने परिवार के एक व्यक्ति को ढूंढ लिया, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जियो कियांग जी मन ही मन कहती है
है कि पागल कहीं के झूठे, तुम मुझसे झूठ बोले हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं एक महिला हूँ और कह रहे हो कि मैं तुम्हारे गुट में काम करती हूँ। कमांडर यान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जाके सम्राट से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें मेरे साथ रहने दे। तो वो कहती है नहीं, अभी ये सब सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी सम्राट के आसपास ही होना चाहिए ताकि मैं आपको और भी बहुत सारा चीज में मदद कर सकूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। और वहां से चली जाती है। कमांडर यान का सेनापति या सैनिक जो भी होता है वो कहता है कि कमांडर यान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आपने ये सब क्या कुछ कहा जियो कियांग जी से। वो मुझे नहीं लगता कि वो आप पे विश्वास करेगा भी या नहीं करेगा। कमांडर यान कहते हैं वो मुझ पर विश्वास करे या ना करे, बस बात यह है कि हमें अभी उस शेड वाली अंगूठी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियो कियांग जी रोते हुए नाक सुड़सुड़ाते हुए जाती है महाराज के पास और वहाँ पे खड़े होकर रो रही होती है। महाराज पूछते हैं जियो कियांग जी क्या हुआ, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ। तो वो बताते हैं कि महाराज आपको पता नहीं है कि यान कमांडर कितने ज्यादा बुरे हैं। मेरी यादाश्त वापस लाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मुझे गोल वाली चक्की में घुमाया, मेरे ऊपर सुइयां चुभई, मेरे सर पे तलवार रख दिया था। वो कितने ज्यादा क्रूर है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और अब वो चाहते हैं कि मैं उनका नौकर बनूं और जो जैसा वो कहते हैं वैसा मैं करूं, लेकिन मैं तो बस आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं, सम्राट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे ही साथ रहोगे हमेशा, तुम बस मुझसे गोद की तरह चिपके रहना। वो कहती है कि जैसे अब किया गया खुश हो जाती है। सीन में हम देखते हैं कि महाराज पॉटी कर रहे होते हैं, अपने पोटी सीट पे बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज आपने कहा था कि मैं आपसे गोद की तरह चिपका रहा हूँ, लेकिन आप क्या करें, आप तो पॉटी सीट पे एक घंटे से बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि पता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलती है, महल में जितने भी लोग हैं वो कोई भी मेरा साथ नहीं देता, यहाँ तक कि दरबार में भी कोई, सबके आंख कान नाक खुले रहते हैं लेकिन कोई भी मेरे प्रति नहीं बोलता, सभी लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। यही एक जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलता है। यहाँ पे जियो कियांग जी कहती है महाराज आप चिंता मत करो, आप जब वहाँ से बाहर आएंगे ना तो आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इतने में महाराज अपना हाथ जो भी होता है साफ वाफ करके अंदर बाहर आते हैं और जियो कियांग जी के हाथ में पैसा थमाते हुए कहते हैं कि हम लोग एक भाग्य के साथ है, मतलब भाग्य के साथ जुड़े हुए हैं, और उसे पैसा देते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जियो कियांग जी कहती है कि महाराज पैसा देना बहुत ही ज्यादा अश्लील था, मतलब थोड़ा सा उसे घिरना तो लगता है कि महाराज उसी हाथ से आके उसे पैसा दे। फिर खुशी खुशी महाराज के पीछे पीछे चली जाती है। जब महाराज बाहर आते हैं तो इनका मेन यूं चाहता है और कहता है कि महाराज आप हर समय मुझे अपने साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन अब जियो कियांग जी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, खाना खाने में, यहाँ तक कि लेटरिन जाने में भी, लेकिन आप मुझे भूल गए हैं क्या। तो महाराज कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कहो क्या करने आए हो। तो वो बहुत सारा बिल्ला दिखाता है, कहता है कि महाराज आप कौन सा बिल्ला पलटना चाहेंगे। वो कहते हैं कोई भी नहीं। वो कहता है कि महाराज ऐसा मत कहिए, ये आपकी रानियों का बिल्ला है, मतलब आप जिस बिल्ले को पलटेंगे उस बिल्ले के अनुसार आप एक रानी के पास जाएंगे, अगर आप रानी के पास नहीं जाएंगे तो आपको बच्चा कैसे होगा, मतलब हमको राजकुमार कैसे मिलेगा। तो महाराज बिना मन से एक बिल्ला को पलट देते हैं, जिसके पास वो कहता है महाराज ये क्या। तो जियो कियांग जी समझाती है कि महाराज वो तो आपकी रानियां है ना, आपके पास 72 उपपत्नियां होनी चाहिए, तो आपके पास सिर्फ रानियां क्यों है। महाराज कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपनी 72 उपपत्नियों से मिलाता हूं। जिसके पास एक रानी को देखते हैं जो कि महाराज का इंतजार कर रही होती है, उनकी नौकरानी उन्हें तैयार करा रही होती है। वो कहती है कि बिल्ला महाराज ने पलट लिया तो वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तभी उनका एक सफेद बाल देखकर महारानी चिंतित हो जाती है, कहती है कि क्या मेरे बाल सफेद हो गए, मतलब मैं इतना जल्दी बूढ़ा कैसे हो सकता हूँ। हमारे पास मतलब औरतों के पास कुछ ही समय होते हैं मौज मस्ती करने के, और महाराज मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरा उम्र ढल रहा है। वो अपने सफेद बाल देखकर मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। महारानी कहती है कि सम्राट को तो मेरी परवाह नहीं है। उनकी नौकरानी समझाती है कि महारानी आप चिंता मत कीजिए, भले ही महाराज को यानी सम्राट को आपकी परवाह नहीं है, लेकिन युवा मास्टर को आपकी परवाह है। वो कहती है कि युवा मास्टर मेरा भाई है, तुम उसकी तुलना महाराज के साथ यानी सम्राट के साथ कैसे कर सकती हो। यहाँ पे महारानी बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है, कहती है महाराज क्यों नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है मुझे उन्हें जाकर ढूंढना चाहिए। और वो वहां से निकल जाती है महाराज को ढूंढने के लिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि महाराज अपनी सारी उपपत्नियों के पास आते हैं, लेकिन सारी उपपत्नियां जो होती है वो डर के महाराज को देखकर वहां से भागने लगती हैं। महाराज कहते हैं कि सेन थोड़ा धीरे चलो। तो वो कहती है कि महाराज कृपया मेरे करीब मत आए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वहां से सभी लोग भाग जाते हैं, मतलब डर के मारे सब लोग भाग जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है, मतलब महाराज बताते हैं देखा जियो कियांग जी मेरे पास इतनी सारी उपपत्नियां, लेकिन कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती है। सबको ऐसा लगता है कि मैं अपने उपपत्नियों के साथ बहुत ही ज्यादा रसीला, मतलब बहुत ही ज्यादा सुखमय जीवन बिताता हूँ, लेकिन ऐसा ही है, सब मुझसे डर के भागने लगती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं महारानी महाराज को पुकारने लगती है, महाराज महाराज। जियो कियांग जी कहती है कि इतनी हिम्मत, मतलब ये आपके पास आने की हिम्मत करिए, ये कौन हो सकती है। तो वो कहती है कि और कौन, महारानी। जिसके बाद से महारानी उन्हें खींच के ले जाती है। कियांग जी के अकेला पाते हैं, यहाँ पे यान कमांडर आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि चलो भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि एक जंगल का सीन जहाँ पे जियो कियांग जी को सामने खड़ा कर दिया जाता है और कमांडर यान खड़े होते हैं, कहते हैं कि चलो हमला करो। सारे सैनिक मिलकर जियो कियांग जी पे हमला करने के लिए जैसे ही पास जाते हैं, जियो कियांग जी उन्हें दोनों हाथों से रोक देती है, कहती है रुको। उसकी वजह से कहती है कि कमांडर यान आप ये क्या कर रहे हैं, यादाश्त लाने का ये कोई नई तकनीक है क्या। तो यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो लोग बताते हैं कि डॉक्टर ने इन्हें बताया है कि जब हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा आपके साथ घटित हुआ है तो आपका यादाश्त वापस आ जाएगा। जिसके बाद से कमांडर यान उन्हें एक अंगूठी दिखाते हुए कहते हैं देखो ये क्या है। वो कहती है छड़ी। तो वो कहते हैं नहीं छड़ी नहीं, ये देखो ये एक मतलब जो अंगूठी है, तुम इस चीज पर ध्यान दो, तुम्हें मुझे मारना है और ये अंगूठी ले लेना है। जिसके बाद से वो कहते हैं अपने कमांडरों को, मतलब सैनिकों से कि ठीक है फिर हमला करो। फिर जैसे ये सैनिक सारे लोग हमला करने के लिए जाते हैं, जियो कियांग जी वहीं पे अपना कान पकड़ के
बैठ जाती है। कमांडर यान इनके पास आते कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मारना है मुझे आकर। वो कहती है कि कमांडर यान अगर देखो मैं मेरे साथ ऐसा प्रताड़ित करना मुझे बंद करो, तुम्हें मारना है ना तो एक बार में मुझे मार डालो जान से। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जगह सही नहीं है, उसी जगह पे ले चलो जहाँ पे जन की मौत हुई थी। जिसके बाद से जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो इनके पीछे जियो कियांग जी बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाते हैं, कहते हैं जियो कियांग जी, जब वो उसमें नहीं आती है तो उठाकर महल वापस ला जाता है। जिसके बाद से हम देखते हैं जियो कियांग की नाड़ी की जांच हो रही होती है। हम देखते हैं कि उसका नाड़ी जो होता है ना वो लाल कलर का होता है और ये कमांडर यान भी नोटिस कर लेते हैं। डॉक्टर उन्हें इधर उधर की बातें बताने लगते हैं कि इनकी नाड़ी बहुत ही ज़्यादा असामान्यजनक है। तो यहाँ पे जियो कियांग जी कहती है कि अरे डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखो, मैं बीमार हूँ, बताओ क्या बात है। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो लगता है तुम बीमार नहीं हो। वो कहती नहीं मैं बीमार हूँ, मेरा सर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, नाटक करने लगती है। जिसके बाद से वो डॉक्टर जो होता है वो यान कमांडर को बताता है, मतलब कमांडर यान को, कि इनकी नाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा असामान्य है और कुछ अग्नि है, मतलब ऐसा ऐसा इधर उधर की बातें बताने लगता है। जिसके बाद से जियो कियांग जी को कहते हैं कमांडर यान कि तुम ठीक हो, तुम्हारी जांच हो चुकी है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि आपने लाल नाड़ी तो नोटिस कर ही ली होगी, इसका मतलब ये है कि जियो कियांग जी को कोई ऐसी जहर दी गई है जो बहुत ही ज़्यादा घातक है। वो कहते हैं कि घातक क्या, इसका कोई मारक औषधि है, मतलब उसको काटने वाला कोई दवा है। तो वो कहते हैं कि जिसने ये जहर दिया है ना उसके पास ही उसका काटने वाला दवा होगा और किसी के पास तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कमांडर यान पूछते हैं तो इसको कोई नुकसान पहुँच सकता है, मतलब क्या हो सकता है उससे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि 100 दिनों के अंदर अगर उसे मारक औषधि नहीं दी गई तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाएगा। तो डॉक्टर बताते हैं, तो कमांडर यान बताते हैं कि अब तो आपको पता है ना क्या करना है। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये न्यूनतम जहर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। कमांडर यान कहते हैं ठीक है अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आगे किसी में हम सम्राट को देखते हैं जहाँ पे जियो कियांग जी बैठी होती है, उनसे पूछती है कि महाराज क्या आपको कभी इस बात पे ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आपसे झूठ बोल सकता हूँ या आपकी जान ले सकता हूँ। यहाँ पे महाराज कहते हैं नहीं, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि तुम ही हो जो कि मुझसे हमेशा से सच बोलते हो। और तुम्हें पता है अगर तुम्हें मेरी जान लेनी होती तो तुम पहली बार जब मुझसे मिले थे तभी तुम कर सकते थे और तुम्हारे पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन तुम हमेशा से मेरे साथ हो और तुम हमेशा से मुझसे सच बोलते हो। वो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे महल में रहना बहुत ही ज़्यादा उबाऊ लगता है। तो वो कहती है जियो कियांग जी कि महाराज आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं महल के बाहर। वो कहते हैं एक नक्शा दिखाते हुए कि देखो ये मेरा साम्राज्य है। तो वो कहते हैं कि आप अपने साम्राज्य में तो कहीं भी जा सकते हैं। वो कहता है कि ये दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से देखने पे तो सब कुछ अच्छा लगता है। उसके बाद अपने बारे में महल के बारे में बताने लगते हैं कि महल में सारे कार्य बहुत ही अच्छे से चलते हैं, ये वो कार्य करते हैं, ये वो वित्त मंत्री ऐसा करते हैं, वो मंत्री ऐसा करते हैं, मतलब सभी लोग अपना अपना कार्य अच्छे से करते हैं। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बोर होता हूँ, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि मेरे पास वो व्यक्ति नहीं है जिसे मैं अपना हर एक चीज़ हर एक सुख दुख बांट सकूँ, जिससे किसके साथ मैं खुशी रह सकूँ। मेरे पास खुशी नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा उब जाता हूँ यहाँ पे महल में रहते रहते। जियो कियांग जी कहती है कि देखिए महाराज आप, मुझे और बात का तो नहीं पता लेकिन मुझे इतना विश्वास है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, और हालांकि मैं भी हूँ लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, महल में हम ही दोनों लोग अच्छे हैं। तो यहाँ पे जियो कियांग जी मतलब महाराज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि कमांडर यान भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार मेरा साथ दिया है और मेरे वजह से वो कई बार मौत के मुँह को छूकर बाहर आया है, मतलब मेरी रक्षा की है उन्होंने हर बार। यहाँ पे वो कहती है कि कमांडर यान मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहारक व्यक्ति हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुस्साही हैं, मतलब उनके बारे में बहुत ही बुरा भला बोली होती है। तो इतने में कमांडर यान यहाँ पे आ जाते हैं तो अपना मुंह बंद करने लगते हैं, मतलब उनकी तारीफों के पुल बालने लगती है। कमांडर यान सम्राट को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज क्या आपके पास कुछ समय मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सम्राट कहते हैं कि हाँ कहो ना। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ जियो कियांग जी से, क्योंकि जियो कियांग जी ने मुझसे ये आग्रह किया था कि मैं उसे अपनी सेना में शामिल कर लूँ। वो कहती है कि महाराज मेरे पास दूसरा कोई आइडिया नहीं था, मैं क्या करती, मुझे करना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब वो महाराज को अपना परेशानी बताने लगती है कि मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ पे कमांडर यान कहते हैं कि अब आप अपनी बातों से क्यों पलट रहे हो, आपने ही तो कहा था कि आप हमारे साथ सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उसके बाद से वो नाटक करने लगती है कि हाँ मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है महाराज, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें अपने शाही चिकित्सक दिखाऊंगा। और वो नाटक करने लगती है जियो कियांग जी, तो महाराज उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इस कमांडर यान का सैनिक आता और कहता है कि महाराज ऐसा लगता है कि अब वो महाराज के करीबी व्यक्तियों में से होगी, तब हम उसे हाथ नहीं लगा सकते। कमांडर यान कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मैं चाहूँ और उसे हाथ ना लगा सकूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे हम सम्राट की सम्राज्ञी को देखते हैं जहाँ पे उनके पिताश्री उनको बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं कि आपकी शादी के 4 साल हो गए। बहुत लोग हमें कह रहे हैं कि 4 साल हो गए तुम अभी तक माँ नहीं बनी, तो तुम कर क्या रही हो। तो उनका जो हजरा होता है उन्हें समझाता है कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, महारानी तो पूरी कोशिश करी है। महारानी कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करी हूँ, लेकिन महाराज पता नहीं क्यों मुझसे दूर भागते रहते हैं। वो कहती है अगर तुम एक आदमी को नहीं संभाल सकती तो तुम क्या ही कर सकती हो, तुम्हें अपना पूरा जोर देना चाहिए। अगर आगे तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा, सभी लोग हमें दोष दे रहे हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति फेंग वो आकर मुझसे कह रहा है कि मेरी बेटी मतलब माँ नहीं बनी, तो मैं क्या जवाब दूँ किसी को। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि हमें उसका बेटा चाहिए, उसका वंशज आगे बढ़ाना है, राजकुमार तो चाहिए ही चाहिए। आगे हम देखते हैं कि महाराज यहाँ से जा रहे होते हैं जियो कियांग जी के साथ। तो महाराज का जो करीबी हिजड़ा होता है यानी ऊंच होता है वो घुटनों को बल बैठा होता है, कहता है कि महाराज अगर आप महारानी के पास आज नहीं जाएंगे तो राजमाता मुझे मार डालेंगी, मेरी
चमड़ी उधेड़ डालेंगे। तो यहाँ पे जियो कियांग जी कहती है कि महाराज मेरे पास एक तरीका है इनको सजा से बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए। महारानी यानी सम्राज्ञी को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। उनकी नौकरानी कहती है कि महारानी आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा मुलायम और सुंदर है जिससे बहुत सारी औरतें ईर्ष्या करती हैं। महारानी कहती है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ईर्ष्याली और औरतों की नहीं, बस मुझे सम्राट की ज़रूरत है। मुझे पता है कि सम्राट आज जरूर आएंगे। उनकी नौकरानी कहती है कि महारानी की आपको सच में लगता है सम्राट आएंगे क्योंकि आप आज तक तो वो आए नहीं। तो वह कहती है कि हाँ निश्चित रूप से आएंगे क्योंकि यह महारानी डोवेगर का आदेश है, तो उनका आदेश का अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ आपके दोस्तों को पसंद है अगर ऐसे ड्रामा देखना तो उन्हें भी शेयर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।